वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेसन हमारा सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है विच इज़ द 13th लेसन इन बुक 2। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग was a famous scientist, a bacteriologist, and he belonged to England। तो दिस लेसन हैज़ बिन रिटन बाय पैट्रिक प्रिंगल, जिसमें उसने इस मशहूर साइंटिस्ट की लाइफ और उसके वर्क को कवर किया है। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है इस लेसन का, इट इज़ पास्चर डिस्कवर्ड जर्म्स एंड लिस्टर किल्ड दम। ठीक है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि डिज़ीज़ इज़ कॉज्ड बाय जर्म्स, लेकिन पहले लोगों का ये ख्याल नहीं था। मुख्तलिफ़ किस्म की थेरीज थी कि डिज़ीज़ क्यों होती है, और ज़्यादातर सुपरस्टिशियस बिलीव्स रूल करते थे, और लोगों का ख्याल था कि मुख्तलिफ़ किस्म की सुपरस्टिशियस रीज़न्स वो उसके साथ अस्क्राइब किया करते थे। पास्चर वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट, ही वॉज अ फ्रेंच मैन एंड ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिस्कवर जर्म्स। उसने सबसे पहले ये डिटर्मिन किया कि डिज़ीज़ किसी और वजह से नहीं बल्कि कुछ छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की वजह से होती हैं, जिनको माइक्रोब्स या बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कहा जाता है। ये ऐसे लिविंग बींग्स हैं जिनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो तब ये सबसे पहले पता चला कि जर्म्स जो हैं वो डिज़ीज़ की वजह हैं। तो इस वजह से अगर आपने डिज़ीज़ को क्योर करना है तो डेफ़िनेटली आपको इन जर्म्स को किल करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद इसकी ये जो थेरी है, इसको लिस्टर हु वाज एन इंग्लिश सर्जन, उसने अप्लाई किया इन सर्जरीज़। और जिस केमिकल को उसने यूज़ किया उसका नाम था कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड जो है वो जर्म इनहिबिटिंग, जर्म किलिंग एक एजेंट है, और इसकी मदद से उसने पेशेंट की स्किन, ऑपरेटिंग टेबल, जो भी उसके इंस्ट्रूमेंट्स थे जिसकी मदद से वो ऑपरेशन करता था, और इवन एयर जो ऑपरेटिंग थिएटर के अंदर थी, उस सब को स्टेरिलाइज करने के लिए उसने कार्बोलिक एसिड इस्तेमाल किया। इट वॉज़ द फर्स्ट टाइम दैट अ केमिकल एंटीसेप्टिक वॉज यूज्ड इन सर्जरी। इससे पहले क्या होता था कि सर्जन्स जो हैं वो बग़ैर अपने इंस्ट्रूमेंट्स को और कपड़ों वगैरह को स्टेरिलाइज किए ऑपरेशन कर देते थे, जिसकी वजह से वो जर्म सारे जो हैं वो पेशेंट की बॉडी के अंदर एंटर हो जाते थे और इन्फेक्शन क्रिएट कर देते थे। तो सबसे पहले लिस्टर ने एंटीसेप्टिक मेथड यूज़ किया। एंटीसेप्टिक मेथड जो है वो सिर्फ एक प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट था, यानी कि सर्जरी से पहले अगर आप स्किन को साफ़ कर लें किसी एंटीसेप्टिक केमिकल से, अपने इंस्ट्रूमेंट्स को साफ़ कर लें, तो उससे क्या होता था कि जर्म्स आपकी बॉडी में एंटर नहीं होते थे। लेकिन जब आप डिज़ीज़ की बात करते हैं, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। उसमें क्या होता है कि ऑलरेडी आपकी बॉडी के अंदर जर्म्स मौजूद होते हैं, तो इसलिए आप एंटीसेप्टिक मेथड को उसके अंदर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एंटीसेप्टिक जो है वो एक तरह के पॉइजन्स होते हैं, और अगर आप बॉडी के अंदर उसको इंजेक्ट करेंगे, जो कि शुरू में इसका इस्तेमाल किया भी गया, तो उससे क्या होता है कि वो बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद हमें दो मेथड्स बताए गए हैं स्टेरिलाइजेशन के। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीसेप्टिक मेथड, जिसमें केमिकल्स की मदद से जर्म्स को किल किया जाता था। लेकिन उसके बाद एक और तरीका जो है वो फेमस हुआ, जिसको असेप्टिक मेथड कहा गया। असेप्टिक मेथड में केमिकल्स की बजाय हीट की मदद से जर्म्स को किल किया जाता है, या फिर इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह को स्टेरिलाइज किया जाता है। यानी हीट, जैसे बॉईल कर लें आप किसी चीज़ को एक्सेसिव हीट के ऊपर, तो उसमें सारे जर्म्स ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन असेप्टिक मेथड भी एंटीसेप्टिक मेथड की तरह एक प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है। इसमें डिज़ीज़ का इलाज इस तरीके से नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट टाइम इस बारे में जो इम्पोर्टेंट डिस्कवरी थी वो मैकनिकॉफ नाम के एक साइंटिस्ट ने की, जो कि पास्चर का स्टूडेंट था, और उसने सबसे पहले ल्यूकोसाइट्स को डिस्कवर किया। अब ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं? दीज आर द वाइट सेल्स ऑफ द ब्लड। ठीक है, और इनका काम क्या है? दे आर द नेचुरल डिफेंस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, यानी हमारी बॉडी के अंदर खुद एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम मौजूद है। जैसे ही जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर होते हैं, तो ये ल्यूकोसाइट्स या वाइट सेल्स उनको फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अगर तो वो कामयाब हो जाएं, ल्यूकोसाइट्स जो हैं वो सारे जर्म्स को किल कर दें, तो पेशेंट रिकवर कर जाता है। लेकिन अगर ऐसा ना हो सके तो पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो मैकनिकॉफ ने सबसे पहले डिस्कवर किया कि हमारी बॉडी के अंदर एक नेचुरल आर्मर, एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम मौजूद है, और ल्यूकोसाइट्स का यही पर्पज़ है कि वो हमारी बॉडी को
डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ डिफेंड करते हैं। अब ये पता चला कि एंटीसेप्टिक्स क्यों हार्मफुल हैं, क्योंकि ये जर्म्स को तो किल करते हैं लेकिन उसके साथ साथ ये बॉडी के सेल्स को या ल्यूकोसाइट्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो उस वक्त फिर ज़रूरत महसूस हुई कि एक नेचुरल एंटीसेप्टिक या जिसको हम एंटीबायोटिक कहते हैं उसको डिस्कवर किया जाए जो जर्म्स को तो डिस्ट्रॉय करे लेकिन वो बॉडी के सेल्स को या ल्यूकोसाइट्स को कोई नुकसान ना पहुंचाए। इस वक्त यहाँ से हम सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की तरफ आ जाते हैं कि वो कैसे उनकी अर्ली लाइफ थी और किस तरह से वो इस फील्ड में आए। तो उनकी अर्ली लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन ये हम ले लेते हैं कि ही वाज बोर्न ऑन August 6, 1881 और ही वाज अ स्कॉटिश इनहैबिटेंट, स्कॉटलैंड के वो रहने वाले थे और वहाँ पर वो डार्वल के नज़दीक एक आयरशायर नाम के कस्बे में पैदा हुए थे। ही वाज द यंगेस्ट इन अ फैमिली ऑफ 8 और अर्ली जो उनकी एजुकेशन है शुरू में वो विलेज के ही एक स्कूल में गए। बेसिकली दे वर अ फैमिली ऑफ फार्मर्स, हिज फादर वाज अ फार्मर एंड ही डाइड व्हेन ही वाज 7। उसके फादर की डेथ हो चुकी थी। तो उसके बाद उसका जो बड़ा भाई है उसने फार्म का सारा इंतज़ाम संभाल लिया। तो शुरू में वो विलेज स्कूल जाता रहा, उसके बाद उसको डार्वल स्कूल में भेजा गया। व्हेन ही वाज 12 ही वॉज सेंट टू किलमारनॉक एकेडमी और जब वो 14 ईयर्स का हो गया तो उसको लंदन भेज दिया गया आगे पढ़ने के लिए और उसने रेजेंट स्ट्रीट पॉलीटेक्निक में तालीम हासिल की। वहाँ से जब वो फारिग हुआ है व्हेन ही वाज 16 तो उसको फंड्स की कमी की वजह से वो अपनी तालीम जारी नहीं रख सका एंड ही हैड टू वर्क एज अ क्लर्क इन लेडन हॉल स्ट्रीट। ये एक शिपिंग फर्म थी और 4 साल के लिए उसको यहाँ पर काम करना पड़ा। इसके बाद उसको एक लेगेसी में से, अपने अंकल की लेगेसी में से थोड़ा सा शेयर मिल गया जिसकी वजह से वो अपनी मज़ीद तालीम को आगे जारी रख सका और उसने सेंट मैरीज़ मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया। और ये बेसिकली उसने अपने ब्रदर के कहने पे, जो ऑलरेडी एक डॉक्टर था, उसने उसको पुश किया कि वो भी मेडिकल फील्ड के अंदर आ जाए। तो मेडिकल कॉलेज को पास करने के बाद उसने सेंट मेरी की ही लेबॉरेटरी को ज्वाइन कर लिया। वो राइट्स लेबॉरेटरी में 8 साल तक काम करता रहा और उसके बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई है इन 1914 तो उसने RAMC यानी कि रॉयल आर्मी मेडिकल कोर को ज्वाइन कर लिया और एज अ मेडिकल ऑफिसर वो वॉर में उसने पार्टिसिपेट किया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि इन्फेक्टेड वूंड्स को कैसे ट्रीट किया जाए, क्योंकि उस वॉर के अंदर बहुत ही ज़्यादा हाई एक्सप्लोसिव्स यूज़ हुए थे। तो जितने भी लोग ज़ख्मी होते थे ऑलमोस्ट सारे के सारे जो हैं वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड होकर आते थे, उनके ज़ख़म जो हैं वो इन्फेक्शन का शिकार हो चुके होते थे और अभी तक इसका कोई ट्रीटमेंट सामने नहीं आ सका था। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि इन्फेक्टेड वूंड्स को कैसे हील किया जाए, कैसे उसका इलाज किया जाए। उस वक्त फ्लेमिंग जो है वो अपने उस्ताद सर आर्मरॉथ राइट के साथ एक रिसर्च लेबॉरेटरी में काम कर रहा था जो कि बुलोन में वाक़या थी और वो वूंड इन्फेक्शन के ऊपर ही काम कर रहा था। इन दोनों लोगों ने एक दफ़ा फिर डिस्करेज किया कि केमिकल जो हैं एंटीसेप्टिक्स उनको ओपन वूंड्स के अंदर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं बजाय फ़ायदा पहुंचाने के। जब वॉर ख़त्म हुई तो फ्लेमिंग वापस राइट्स लेबॉरेटरी में चला गया और वहाँ पे उसने काम करना जारी रखा। वहीं पर 1922 में उसने एक नेचुरल एंटीसेप्टिक डिस्कवर किया जिसका नाम उसने लाइसोजाइम रखा। ये उसने एंटीसेप्टिक कैसे डिस्कवर किया कि उसको ज़ुकाम हुआ था और उसकी जो नेज़ल सिक्रेशंस हैं उसने उसका ही मुआयना करना शुरू कर दिया। तो उसको पता चला कि इसके अंदर कोई ऐसा मादा है जो कि जर्म्स को किल कर रहा है। तो उसे पता चला, उसने थोड़ी सी और उसके ऊपर रिसर्च की तो उसे पता चला कि ये एक नेचुरल एंटीसेप्टिक है, लेकिन इसके साथ मसला ये था कि ये यूज़ नहीं की जा सकती थी, इसको मेडिसन में टर्न करना जो है वो पॉसिबल नहीं था। तो ये एक लेबॉरेटरी सक्सेस तो थी लेकिन इसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ ना हो सका। इसके बाद 1928 में ही वॉज अपॉइंटेड द प्रोफेसर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। वहाँ पर उसको प्रोफेसर अपॉइंट कर दिया गया और उसी साल में उसने पेनिसिलिन भी डिस्कवर कर ली। पेनिसिलिन जो है इट इज़ से द सेकंड एंटीबायोटिक, यानी कि पहली लाइसोजाइम थी लेकिन वो प्रैक्टिकली यूज़ नहीं हो सकी। सेकंड जो है वो पेनिसिलिन थी और इसका लेकिन बहुत ज़्यादा जब ये इसको कॉन्सनट्रेट कर लिया गया तो ये बहुत एक वंडर ड्रग के तौर पर काम आई और बहुत ज़्यादा केसेस इसकी मदद से हील किए गए।
और पेनिसिलिन की डिस्कवरी का वाक़या भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हुआ ये कि उसके वो जर्म्स के ऊपर काम कर रहा था, तो साइंटिस्ट ऐसे करते हैं कि वो कल्चर प्लेट्स के ऊपर जर्म्स की कॉलोनीज उगा लेते हैं ताकि उसके ऊपर वो रिसर्च कर सकें। तो जब भी वो उसको कवर रखा जाता है जर्म्स की कल्चर प्लेट को, लेकिन जब भी उसको अनकवर किया जाता है तो कोई ना कोई चीज़ उसके ऊपर गिर जाती है। तो इसी तरह की एक चीज़ जो कल्चर प्लेट के ऊपर गिरी, दैट हैपन टू बी पेनिसिलिन। हुआ ये कि कहीं से मोल्ड स्पोर जो है या फंगस, वो कहीं से उड़ती हुई आई और उसकी एक कल्चर प्लेट के ऊपर गिर गई। अब जैसे ही ये फंगस उसके ऊपर गिरी तो उसने जो जर्म्स थे, स्टेफिलोकोकाई नाम के जर्म्स के ऊपर वो रिसर्च कर रहा था, तो वो सारे के सारे जर्म्स जो हैं वो गायब होना शुरू हो गए। अब फ्लेमिंग वाज इंटरेस्टेड और उसने उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू की। इसके बाद उसने डिफरेंट जर्म्स के ऊपर रिसर्च की कि क्या उसके ऊपर भी इसका यही इफ़ेक्ट है, तो उससे पता चला कि वाकई ये एक स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है जो कि जर्म्स को किल करने में हेल्पफुल साबित हो सकती है। अब नेक्स्ट स्टेप ये था कि इसको कॉन्सनट्रेट किया जाता, उसको यूजेबल बनाया जाता। तो उसने क्या किया कि उसने मीट ब्रॉथ के ऊपर इसको प्लांट किया, वहाँ पे फंगस लगाई। उसके बाद उसने उसको स्ट्रेन कर लिया और वो जो मोल्ड है उसको उसका इफ़ेक्ट चेक किया, तो रिज़ल्ट पहले की तरह ही इनकरेजिंग आए। तो उसे पता चला कि उसने एक नया नेचुरल एंटीसेप्टिक जो है वो दरियाफ्त कर लिया है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप ये था कि इसको कॉन्सनट्रेट करके ड्रग फॉर्म में लेकर आया जाए। फ्लेमिंग ने ये अटैम्प्ट की लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि बेसिकली ही वॉज अ बैक्टीरियोलॉजिस्ट, उसको ये केमिस्ट का काम था, ही वॉज नॉट अ केमिस्ट। तो लेकिन उसके बाद 1928 में ऑक्सफोर्ड में एक टीम बनाई गई जिसको हेड कर रहे थे डॉक्टर ई.बी. चेन और सर हॉवर्ड फ्लोरी। इन लोगों ने इनके पास ट्रेन केमिस्ट भी थे, बैक्टीरियोलॉजिस्ट भी थे, एक पूरी टीम थी। तो इन लोगों ने पेनिसिलिन को कॉन्सनट्रेट कर लिया। इसके बाद ड्रग की फॉर्म में वो आ गई और उसकी प्रोडक्शन शुरू हो गई। और 1941 में फ़र्स्ट ह्यूमन केसेस उससे ट्रीट किए गए, जिसका बहुत ही हौसला अफजा रिज़ल्ट आया। और हमें बताया गया है 1943 में इजिप्ट के अंदर एक वॉर जारी थी, तो वहाँ पर जब ये ड्रग पहुँची है उसकी वजह से बहुत सारी इंसानी जानें बच पाईं। तो फाइनली ये जो प्रॉब्लम था कि जर्म्स को बॉडी के अंदर कैसे किल किया जाए और कोई ऐसा एंटीबायोटिक दरियाफ्त किया जाए जो कि बॉडी के नेचुरल सिस्टम को नुकसान ना पहुंचाए, तो ये बिल्कुल एक आइडियल ड्रग की सूरत में पेनिसिलिन सामने आ गई। उसके बाद सर आमरॉथ राइट ने द टाइम्स जो कि मशहूर न्यूज़पेपर है इंग्लैंड का, उसको एक ख़त लिखा और बताया कि फ्लेमिंग ने ये डिस्कवरी की है। तो उसके बाद फ्लेमिंग बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। ही वॉज़ इनवाइटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड टू डिलीवर लेक्चर्स, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा उसको अप्रिशिएट किया जाता था। इवन कॉमन पीपल वर वेरी ग्रेटफुल टू हिम। एक हमें इंसिडेंट बताया गया है कि वंस अ पर्सन केम टू हिम विथ 3 चिल्ड्रन, और उसने बच्चों को आगे करते हुए कहा कि अगर ये बच्चे ज़िंदा हैं तो ये तुम्हारी वजह से हैं। लेकिन फ्लेमिंग बहुत ज़्यादा इस पर एहतजाज करता था, प्रोटेस्ट करता था, और उसका ये कहना था कि उसने इसको इन्वेंट नहीं किया है, इसमें उसका कोई कमाल नहीं है, बल्कि पेनिसिलिन जो है वो ऑलरेडी इट वाज मेड बाय नेचर, और उसने सिर्फ़ और सिर्फ उसको डिस्कवर किया है। और हमेशा वो कहता रहा दैट ही डिस्कवर्ड इट बाय चांस, कि बस इत्तफाकिया तौर पे उसने उसको डिस्कवर कर लिया था। बाद में अमेरिकन साइंटिस्ट जो हैं वो उसकी लेबॉरेटरी का विज़िट करने आए, तो वो उसकी लेबॉरेटरी को देखकर हैरान रह गए। उनमें से एक ने कहा कि ये किसी स्टोर रूम की तरह लगती है, कोई पुराना स्टोर रूम लगता है, यानी इतनी पुरानी है। और उसके बाद उसको अमेरिकन लेबॉरेटरीज़ दिखाई गई जो कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन, एयर कंडीशन, और बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर फैसिलिटीज़ मौजूद थी। लेकिन उसने एक हैरान कुन बात कही वहाँ पे, उसने कहा कि पेनिसिलिन कभी भी ऐसी लेबॉरेटरी में डिस्कवर नहीं हो सकती थी। तो उनको बाद में समझ आई कि वाकई ये बात दुरुस्त है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा उनकी एयर क्लीन और प्योर थी कि वहाँ पर कभी भी कोई किसी किस्म का फंगस जो है वो अंदर नहीं आ सकता था। ये ऐसी ही लेबॉरेटरी में, किसी ओल्ड लेबॉरेटरी में ही डिस्कवर हो सकती थी जैसी कि फ्लेमिंग के पास थी। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट इस डिस्कवरी का क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने रिसर्च फर्दर करना शुरू की और नए नए एंटीबायोटिक्स उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिए। इस वक्त जो है मोस्ट फेमस उसमें से स्ट्रेप्टोमाइसिन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो इसी को फ्लेमिंग भी समझता था कि ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उसकी इस रिसर्च की वजह से, इस डिस्कवरी की वजह से नेचुरल एंटीबायोटिक्स के ऊपर साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं।
तो फ्लेमिंग की डेथ 1955 में हुई व्हेन ही वाज 73 और ये कहा गया है, राइटली कहा गया है, दैट हिज वर्क विल नेवर डाई।